हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर पॉलिटी लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। आप सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। तो इसी के संबंध में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री किनको बनाया गया था। अब ये तो आप सभी को पता है कि भारत के पहले पीएम कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे। बट यहाँ पर जो स्पेसिफिक कैबिनेट मंत्री थे वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आपने बिल्कुल ध्यान से उनको भी सुनना है। तो पहले तो बात करते हैं भारत के वित्त मंत्री की। तो भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वो तो आप सभी को पता है कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद। बट हम यहाँ पर बात करेंगे जिन जिनको कैबिनेट मंत्री यहाँ पर बनाया गया था और कैबिनेट मंत्री कौन बने थे, किस तरह का मंत्रालय उनको दिया गया था, वो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। जैसे कि तो भारत के प्रथम कानून मंत्री किनको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, 1947 के बाद की हम बात कर रहे हैं। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो पहले रेल मंत्री कौन थे, तो वो थे जॉन मथाई। उसी की तरह पहले वित्त मंत्री आपसे पूछा गए थे तो वो थे आर के षणमुखम शेट्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और भारत के पहले रक्षा मंत्री, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन थे, तो वो थे बलदेव सिंह। उसी की तरह भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी की तरह भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे, तो वो थे रफी अहमद किदवई। ये भी आपको पता चल गया। प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो वो थे जगजीवन राम। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रथम पर्यटन मंत्री कौन थे, तो वो थे राज बहादुर। और प्रथम ऊर्जा मंत्री कौन थे, तो वो थे नरहर विष्णु गाडगिल। तो यहाँ पर हमने कुछ एक कैबिनेट मिनिस्टर्स देखे 1947 के और उनके मंत्रालय यहाँ पर देखे। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बस यही ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित आपको बस यही जानकारी यहाँ पर नोट में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर बात आई है प्रारूप समिति की, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, प्रारूप समिति के टोटल मेंबर कितने थे। तो टोटल मेंबर तो मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल मेंबर जो है तो 7 थे। उनमें से एक तो थे टी टी कृष्णामाचारी, एक थे के एम मुंशी, एक थे एन माधवराव, बाकी बी एन राव। यह जो है तो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपसे यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन पुट किए, जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब कब जो है तो प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ये डेट देखो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रारूप समिति का गठन जो है तो 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर किया गया था। ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया। और इस समिति में जो है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे और उन्हीं के तरह जो है तो 6 और लोग थे। यानी कि टोटल कितने लोग थे, तो वो थे 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो वो थे 7। अब वो 7 कौन कौन से थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है तो अध्यक्ष थे, उसी के साथ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव हो गए और टी टी कृष्णामाचारी हो गए। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एन माधवराव जो है तो बी एल मित्र के स्थान पर आए थे और टी टी कृष्णामाचारी जो है तो डी पी खेतान के स्थान पर आए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल कितने सदस्य थे, तो वो थे 7। और यहाँ पर हमने 2-3 पॉइंट देख लिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, 29 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसका गठन किया गया था। और इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो वो थे 7 और उन 7 के नाम भी हमने यहाँ पर देख लिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डज नॉट कन्फर्म टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया। तो कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत जो है तो कौन सा यहाँ पर नहीं आता है। तो ऑप्शन ए में है सेपरेशन पावर्स, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। तो क्या यह भारत में
संसदीय प्रणाली के संगत आता है? जी हाँ, ये आता है। ऑप्शन बी में है मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय पद्धति। तो क्या यह भी भारत में संसदीय प्रणाली के संगत आता है? बिल्कुल, यह भी आता है। बट ऑप्शन सी में है प्लूरल एग्जीक्यूटिव यानी कि बहुल कार्यपालिका। यह जो है तो भारत में संसदीय प्रणाली के संगत नहीं आता, इसलिए इस क्वेश्चन का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात की गई है भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के कौन-कौन से संगत आते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। अब आप सभी देखते होंगे जैसे कि हमारी गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी, इन सभी की जो है तो अलग-अलग पावर को जो है तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शक्तियों का पृथक्करण यहाँ पर किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है तो यहाँ पर दी गई है। और एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 50 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में बताया गया है। उसी तरह ऑप्शन बी की अगर बात करें मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय पद्धति, तो क्या हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे देश में अलग-अलग पार्टीज़ हैं, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी, बीएसपी हो गई, आरजेडी हो गई, एनसीपी हो गई, तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं, इसलिए हमारे इंडिया में जो है तो मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। ऑप्शन डी में है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वह अपने डिपार्टमेंट के लिए जो है तो डिसीजंस ले सकते हैं, और साथ ही वह अपने काम और कार्यों के परिणामों के लिए भी जवाबदेह होंगे। ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनको जो है तो अपने काम के प्रति जो है तो रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। जो वह कार्य करेंगे और उनके परिणाम आगे क्या होंगे, तो उनके लिए भी वह जो है तो रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो इस क्वेश्चन से संबंधित यही जानकारी थी। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द लॉज आर पास्ड बाई। तो वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती, उनके कानून पारित किए जाते हैं। तो उनके कानून कहाँ से पारित किए जाते हैं? क्या वह यूनियन मिनिस्ट्री यानी कि संघीय मंत्रालय के द्वारा पारित किए जाते हैं, या प्रेसिडेंट के द्वारा, या पार्लियामेंट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद होती है, संसद वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करती है और वही जो है तो वहां पर कानून पारित करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर बात आई है विधान परिषद की, तो विधान परिषद से भी कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि सेंटर में क्या होता है, सेंटर में होती है संसद, और संसद के कितने अंग होते हैं, तो ये आप सभी को पता होगा 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। उसी तरह स्टेट में क्या होती है, स्टेट में होती है विधान मंडल, स्टेट में होता है विधान मंडल, और विधान मंडल के होते हैं 2 अंग। अब वो 2 अंग कौन कौन से हैं, तो उनमें एक तो आता है विधान परिषद और एक आता है विधानसभा। अब इनसे देखो बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ये जो विधान मंडल है, तो विधान मंडल की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? पहले तो आपको आर्टिकल नोट रखने हैं। तो विधान मंडल की चर्चा आर्टिकल 168 में की गई है। उसी तरह विधानसभा तो देखो बहुत बार पूछा जाता है, विधानसभा की चर्चा आर्टिकल 170 में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विधानसभा का, इसकी चर्चा आर्टिकल 170। उसी की तरह विधान परिषद की बात आती है, तो विधान परिषद से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो वो है 171। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको पता होना चाहिए। अब विधानसभा तो देखो बहुत मतलब सारे के सारे स्टेट्स में होती है, बट जो विधान परिषद होती है वह जो है तो कुछ एक स्टेट्स में ही होती है। तो अभी अगर प्रेजेंट की अगर बात करेंगे, तो प्रेजेंट में विधानसभा हमारे भारतीय राज्यों में किन किन राज्यों में जो है तो चालू है, तो वो है 6 राज्यों में। अब वो 6 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, जिनमें एक आ जाता है आंध्र प्रदेश, एक आ जाता है तेलंगाना, एक आ जाता है महाराष्ट्र, एक आ जाता है उत्तर प्रदेश और एक आ जाता है बिहार। तो ये 6 राज्य हैं जिनमें अभी जो है तो विधान परिषद यहाँ पर चालू है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, संसद, संसद के कितने अंग होते हैं, तो वो होते हैं 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया विधानमंडल, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं, तो वो होते हैं विधान परिषद और विधानसभा, और इनके आर्टिकल भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली, तो सामान्यतः लोकसभा की अवधि कितनी होती है,
तो लोकसभा सदस्यों की अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 5 साल की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है लोकसभा की। अब एक ट्रिक मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, इससे आपके 3 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। सरल। स से बनता है संसद, और संसद की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो वो आर्टिकल 79 में की गई है। र से बनता है राज्यसभा, और राज्यसभा की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 में की गई है। ल से बनता है लोकसभा, और लोकसभा की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 81 में की गई है। ये सीक्वेंस भी आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर लोकसभा की बात आई है, तो लोकसभा से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिकली हमीरपुर बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 550। प्रेजेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप सभी को पता है पहले कितनी हुआ करती थी? 552 हुआ करती थी। बट जो 2 सीट्स हैं अब कितनी है? देखो अब है 550। तो ये 2 सीट्स कहाँ गई? तो ये 2 सीट्स जो है तो एंग्लो इंडियंस के लिए प्रिजर्व थी, बट अब सीट्स को जो है तो एबलिश कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट की अगर बात करें तो लोकसभा की मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 550। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब लोकसभा को कुछ और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, इसी को निम्न सदन कहा जाता है, और इसी को जनता का सदन कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी चाहिए? तो वो चाहिए 25 साल। ये भी आपको पता चल गया। एक और क्वेश्चन देखो, एक्चुअली 2 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये वाले क्वेश्चन जो है तो हमीरपुर बोर्ड और शिमला बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ब्रिटेन में लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटेन में लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। जबकि यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पर लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो वहां पर लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि हमीरपुर बोर्ड ऑलरेडी पूछ चुका है, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब यहाँ पे बात आई है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब जब भी राष्ट्रपति की बात आती थी तो मैं आपको बहुत से पॉइंट्स यहाँ पर बताता था, जैसे कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता था। तो पहले तो बात कर लेते हैं महाभियोग की। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो वो की गई है आर्टिकल नंबर 61 में। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब राष्ट्रपति की यहाँ पे बात आई है तो आप सभी को पता है कि जो हमारी पुरानी वीडियोस हुआ करती थी तो उसमें हम जो है तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते थे वो सारे के सारे डिस्कस किया करते थे। तो आज भी मैं आपको यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपको बताऊंगा। जैसे कि राष्ट्रपति की चर्चा का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल नंबर 52 में। उसी तरह संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये बोला गया है आर्टिकल नंबर 53 में। उसी तरह राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है? तो वो बोला गया है आर्टिकल नंबर 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन ये हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 61। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल नंबर 72। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है आर्टिकल नंबर 111 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल नंबर 123 में किया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की जो अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति का वर्णन आर्टिकल 123 में किया गया है। ये आपको पता चल गया। राष्ट्रपति की हमने बात कर ली। अच्छा, उपराष्ट्रपति की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? ये हमने पॉलिटी नंबर पार्ट 1 में ही डिस्कस किया हुआ था। ये आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। उपराष्ट्रपति की चर्चा का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा, तो आप सभी ने वो ध्यान से सुनना है। आप सभी को पता है कि पहलगाम में क्या हुआ था। पहलगाम के बाद जो है तो हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत उन्होंने जो है तो पीओके या फिर पाकिस्तान के 9 लोकेशंस को यहाँ पर टारगेट किया था। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है तो पाकिस्तान ने भी हमारे इंडिया के 15 शहरों पर जो है तो मिसाइल चला दी थी, बट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सभी मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लिया और उन मिसाइल्स को वहीं पर जो है तो रिटेलिएट कर दिया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान ने जब हमारे 15 शहरों पर मिसाइल चला दी थी, बट हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को रिटेलिएट कर दिया, तो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है S-400। और ये किस देश से हमने लिया हुआ है? तो ये लिया है हमने रूस से।
यानी कि रशिया से। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हमने देखा हमारे इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। क्या पाकिस्तान के पास भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम है? जी हाँ, उसके पास कौन सा है? तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। HQ-9 यह जो है तो किसके पास है? तो ये है पाकिस्तान के पास। और ये किस देश का है? तो यह है चाइना देश का, इसलिए यह नहीं चला था, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने दो एयर डिफेंस सिस्टम देखे, एक तो हमारे भारत के पास जो है तो रूस का है S-400, और पाकिस्तान के पास जो है तो चाइना का है HQ-9। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर फॉर MPs इन द न्यूली इनएगुरेटेड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें जो है तो हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बात आई है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, यानी कि नए संसद भवन की। तो नए संसद भवन में कुल कितनी सीटें हैं MPs के लिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है लोकसभा की सीट्स कितनी है यहाँ पर, और राज्यसभा की सीट्स कितनी है। तो नए संसद भवन की अगर जब भी बात आएगी तो लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है? तो वो है 888, यानी कि 888। और राज्यसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी है? तो वो है 384। तो टोटल आप यहाँ पर करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 1272। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत की नई संसद भवन में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो वो है 1272। तो लोकसभा की आपको पता चल गई मैक्सिमम सीट्स कितनी है नए संसद भवन में, और राज्यसभा की कितनी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पुट हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर नए संसद भवन की बात आई है, तो नए संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? तो वो थे विमल पटेल। ये आपको नाम नोट रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वास्तुकार कौन है? तो वो है विमल पटेल। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट को किस कंपनी ने तैयार किया था, या फिर हम कहें कि किसके पास जो है यह कॉन्ट्रैक्ट था? तो ये था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, इस नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो आकार कैसा है? तो वह है त्रिकोणीय, यानी कि ट्रायंगुलर। ये भी आपको पता चल गया। तो राज्यसभा की सीट्स मैंने आपको बता दी कितनी है, तो वह है 384। और लोकसभा की भी मैंने आपको बता दी कितनी है, तो वह है 888 इस नए संसद भवन में। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में राज्यसभा की थीम किस पर आधारित है? तो यह है कमल पर, जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। और लोकसभा की थीम किस पर आधारित है? तो वह है मोर पर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जो है तो नए संसद भवन से बताता हूँ, जो कि आपने ध्यान से सुनना है। तो नए संसद भवन में कितने द्वार हैं? तो कितने द्वार हैं? तो वो हैं 3 द्वार। अब उन 3 द्वार के नाम भी आपको नोट में रखने हैं, जैसे कि पहले उनका नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार हो गया, और कर्म द्वार हो गया। तो ये 3 द्वार हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कमीशन लेवल में बन सकते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो नया संसद भवन था, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। और किसके द्वारा जो है तो इनका इसका उद्घाटन किया गया था? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। अच्छा, 28 मई को ही क्यों किया गया था? तो 28 मई को किसकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 28 मई को जो है तो बर्थ एनिवर्सरी आती है बीडी सावरकर की। किनकी आती है? बीडी सावरकर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 28 मई 2023 को। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। बाकी यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, नए संसद भवन के बारे में हमने बहुत से क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। तो आप मुझे बताओ पुराने संसद भवन से, तो पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर आपको नहीं आता है, सर्च करो, गूगल पे जाओ, सर्च करो। सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।